नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बेटा कंपार्टमेंट का चैप्टर 5 हम करेंगे। बेटा आपके साइंस का चैप्टर 5 पे आ चुके हैं हम। आपको पता है कि अब तक जितने भी चैप्टर आपने किया पॉइंट टू पॉइंट किया है, कंपार्टमेंट के पर्पस से क्या है, और सभी चैप्टर में आपने उन पॉइंट पे फोकस किया है जो एग्जाम में आते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये एक नोट्स के फॉर्म में है। आपको पूरा वीडियो एक नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर को समझिए, पहले उसे कॉपी में नोट कीजिए। रीजन क्या है, वीडियो बहुत सारे हैं, वीडियो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वीडियो से हमें नोट करना है, क्योंकि जब तक आप फेयर कॉपी में नोट नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। और ये साइंस है बेटा, आप इसे बना के नहीं लिख सकते। आप एसएसटी और हिंदी की तरफ इसे बना के नहीं लिख सकते। बहुत लिमिटेड। साइंस क्या कहती है, आप कम लिखो लेकिन एक्यूरेट लिखो, सही लिखो। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 5 आप देखना, चैप्टर के अंदर केवल मैं 14 से 15 पॉइंट, 14 से 15 पॉइंट ही कराऊंगा, और आप देखना उसी में से आपका एग्जाम आता है। केवल 14 से 15 पॉइंट आपको पढ़ना है बस, और आप देखोगे मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था आप उसमें भी मैच कर लेना, आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। आपका चैप्टर है बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद करना है वो ये वाला पॉइंट है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि देयर आर 118 एलिमेंट नॉन टू अस। अब तक हमारे पास केवल 118 एलिमेंट है। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है बेटा। टिल डेट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ये 118 एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट बढ़ते और घटते रहते हैं। घट तो सकते नहीं, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ईयर बाय ईयर क्या होता है कि नए एलिमेंट की खोज होती है। तो जब नए एलिमेंट की खोज होगी तो ये नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट है बेटा, जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क्स में ऑलरेडी आ चुका है कंपार्टमेंट के एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी जाना कि आप कौन कौन से पॉइंट याद करो। तो फर्स्ट पॉइंट आपने याद करना है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट्स। यहां केवल मैं हेडिंग लिखूंगा कि आपको याद क्या करना है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2 आप क्या याद करोगे, पॉइंट नंबर 2 पे देखो, वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं कि नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली कंपार्टमेंट एग्जाम कभी आया नहीं है। हम यहां पर वही पॉइंट फोकस करेंगे जिनको आप याद कर सको और जो एग्जाम में आ सके, क्योंकि पूरा चैप्टर कराऊंगा फिर नॉर्मल और इसमें फर्क क्या हुआ। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। तो इस पॉइंट को आप नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 2 जो आप करोगे बेटा वो ये है डॉबे-डाइनर ट्राइड्स। डॉबे-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल आप पढ़ने वाले हो कि डॉबे-डाइनर का ट्राइड्स क्या होता है। डॉबे-डाइनर ये कौन थे, ये वैज्ञानिक थे, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल का नाम पड़ा डॉबे-डाइनर ट्राइड्स। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज डॉबे-डाइनर ट्राइड्स, कि भाई डॉबे-डाइनर ट्राइड क्या होता है, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डॉबे-डाइनर ट्राइड। तो पॉइंट नंबर 2 पे आता है बेटा। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है बेटा, डॉबे-डाइनर ट्राइड्स। ये डॉबे-डाइनर ट्राइड्स क्या कहता है समझिए पहले। डॉबे-डाइनर ट्राइड्स इन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को इनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, अगर हम एलिमेंट्स को इनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, भाई इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास और ज्यादा है, अगर हम एलिमेंट को उनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा इनका जो एवरेज होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा इनका जो एवरेज होगा वो लगभग बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। फर्स्ट एलिमेंट का मास एंड थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा, इनका जो एवरेज होगा वो अप्रोक्सीमेटली बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। ये बात किन्होंने कही थी, डॉबे-डाइनर ने। तो डॉबे-डाइनर का जो प्रिंसिपल था, उनके प्रिंसिपल का नाम पड़ा डॉबे-डाइनर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3। इन्होंने 3 एलिमेंट की बात करी ना, कि भाई 3 एलिमेंट को लाइन से लगा दो उनके मास के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के मास के इक्वल होगा, इसलिए इसको ट्राइड बोला गया। तो डॉबे-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल, आपसे पूछा जाएगा कि भाई डॉबे-डाइनर का ट्राइड क्या होता है, तो आपको डॉबे-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल याद रखना है। डॉबे-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल क्या था, इन्होंने कहा था व्हेन एलिमेंट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब जिनके मास कम होंगे वो पहले आएंगे, जिनके मास ज्यादा होंगे वो बाद में आएंगे।
जब हम एलिमेंट्स को उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो इससे हमें तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट मिलता है, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो ट्राइड बोलते हैं। ये कौन कह रहा है? ये डॉबी-डाइट का ट्राइड प्रिंसिपल कह रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉबी-डाइट का ट्राइड प्रिंसिपल क्या था, क्या होता है, क्यों होता है, कुछ भी पूछे आपको आंसर यही देना है कि डॉबी-डाइट ने क्या करा कि एलिमेंट को उनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, छोटे से बड़े मास के अकॉर्डिंग लगा दिया, जिनको उन्होंने बोला ट्राइड, क्योंकि 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट को ट्राइड बोलते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि उनके सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो ऑब्टेन करी, तो उनको ये मिला कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ध्यान से देखो आंसर मेन ये है, आंसर जो है वो मेन ये है, ये चीज मेन है जो आपको आंसर में लिखना है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट मतलब बी की बात हो रही है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का मास था, यानी बीच वाले का जो मास था, बी ए बी सी में बी वाले का जो मास था, वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। वो रफली इक्वल था, किसके इक्वल था? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, ए और सी के मास के एवरेज के बराबर था। तो इनका यह कहना था कि मान लो कि आपका मास है, पहले का मास 1 है, दूसरे का मास 2 है, तीसरे का मास 3 है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये मास है, तो पहले और तीसरे का मास ऐड कर दो, तो 1 + 3 ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 और 3 कितना होता है? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। देखो बीच वाले के मास के इक्वल आ गया। लेकिन ये एग्जांपल है, आपको एग्जाम पे ये नहीं लिखना, ये एग्जांपल लेके नहीं चलना। आप पता लगा आपने ये एग्जांपल ले लिया, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। यही मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप बना के लिखो, आपके कंपाउंड आने का मेन रीजन क्या है? आपने आंसर को बना के लिखा। आप जितना बड़ी झूठ बोल लो, लेकिन आप अपने आप से सच्चाई नहीं छुपा सकते। मैं साइंस का टीचर हूं, बता सकता हूं आपको, कंपाउंड आने का मेन रीजन ये है, हम आंसर को बना के लिखते हैं। हम सोचते हैं एसएसटी है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, जो कि नहीं है, ये साइंस है। साइंस क्या कहती है? कम लिखो लेकिन एक्यूरेट लिखो, सही लिखो। वहां पे कहानी नहीं लिखनी, बहुत कम लिखना है लेकिन सही लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ समझने के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए अच्छा है, लेकिन आंसर ये नहीं लिखेंगे। आंसर जो इसके अंदर दिया हुआ है ना, आपको वही लिखना पड़ेगा कि एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड का, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा, जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा वो एवरेज इक्वल होगा, रफली एवरेज होगा किसके? द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, वो बाकी 2 एलिमेंट के मास के एवरेज के इक्वल होगा। तो मेन आंसर आपको ये लिखना है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जो डॉबी-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल, डॉबी-डाइनर ट्राइड प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आपको पॉइंट नंबर 2। और आपको आंसर यही नहीं खत्म करना, मेन आंसर आपको यहां से यहां तक लिखना है। उसके बाद आप इसका एक एग्जांपल दोगे, और एग्जांपल देखो आपके बुक में दिया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल है ये एग्जांपल है, ये पॉइंट नंबर 2 में ही आएगा। ये पॉइंट नंबर जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पॉइंट नंबर जो आपने डॉबी-डाइनर ट्राइड आपने हेडिंग डाली है, जो आपने डॉबी-डाइनर ट्राइड का हेडिंग डाला था, इसी के अंदर एग्जांपल भी लिखोगे। तो एग्जांपल ये नहीं लिखोगे जो मैंने लिया, ये एग्जांपल समझाने के लिए था। एग्जांपल आपको ये वाला लेना है, क्या कि कैल्शियम का मास होता है 40.1, सीरियम का मास होता है 87.6 और बेरियम का मास होता है 137.6। ये एग्जांपल लेना है। अब आप इन दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये आएगा, आप करके देख लेना। इन दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रफली इसके इक्वल आएगा। एग्जांपल ये लेना है बेटा, एग्जांपल वो नहीं लेना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए, सिंपल चीज हम समझाते हैं ताकि समझ में आपके आए। लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, नंबर लाने तो ये एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हो वो एग्जांपल लिखोगे। तो ये डॉबी-डाइनर का ट्राइड था, डॉबी-डाइनर ट्राइड क्लियर हो गया। लास्ट बार आपको बताता, इन्होंने ये कहा था कि पहले और तीसरे का जो मास होगा, उसका जो एवरेज होगा वो बीच वाले मास के इक्वल होगा। इसे डॉबी-डाइनर का ट्राइड प्रिंसिपल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब तक आपने 2 पॉइंट पढ़ा, केवल लिमिटेड पॉइंट करने हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एलिमेंट कितने 118 है। डॉबी-डाइनर का ट्राइड समझ में आ गया कि पहले और तीसरे का मास का एवरेज लगभग बीच वाले के मास के इक्वल होगा। मेन 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आते हैं कि डॉबी-डाइनर के ट्राइड प्रिंसिपल जो अभी भी आपने पढ़ा था, ट्राइड प्रिंसिपल के लिमिटेशन कौन कौन से थे? लिमिटेशंस डॉबी-डाइनर के ट्राइड प्रिंसिपल के लिमिटेशंस कौन कौन सी, कमियां कौन सी थी? आपसे पूछा जाएगा, 1 या 2 मार्क्स में आ चुका है कंपार्टमेंट में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्राइड प्रिंसिपल। ट्राइड प्रिंसिपल की कमियां क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो कमी यह थी कि उन्होंने बच्चों डॉबी-डाइनर ने ना केवल 3 ट्राइड बनाए थे, केवल 3 ट्राइड बनाए थे। 3 ट्राइड बनाए थे बेटा। ये हो गया फर्स्ट ट्राइड, ये फर्स्ट ट्राइड हो गया, सेकेंड और ये थर्ड। केवल उन्होंने 3 ट्राइड बनाए थे, और जबकि एलिमेंट जो थे वो 30 थे। तो सभी को तो अरेंज नहीं किया उन्होंने, सभी को तो अरेंज नहीं किया ना उन्होंने। ऐसा थोड़ी कि शादी में आपने बुलाया, 30 आइटम आपने खाने के लिए रखे, 9 आइटम को तो आपने अरेंज कर लिया, 21 आइटम को जहां मर्जी फेंक दिया कि अपने आप खा लो। ऐसा तो नहीं करोगे ना, अरेंज तो सबको करना पड़ेगा। इन्होंने सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं करा,
ये इनकी कमी थी और बहुत बड़ी कमी है ये। यही एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्राइड प्रिंसिपल। ट्राइड प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि इन्होंने सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। लिमिटेशन समझ में आ गया? 3 बातें समझ में आ गई। मैंने कहा मैं पूरा वीडियो को देखो, तभी मैं आपसे कह सकता हूं कि आप इजीली आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे। पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, वो वीडियो मैं कहा अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो मैं अच्छे नंबर दिलवाने की कोशिश करूंगा। बेस्ट मार्क्स आपके आ सकते हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा? जो मैं आपको समझाता हूं। तो पॉइंट नंबर 3 आता है बेटा लिमिटेशन। ये जो लिमिटेशन आप पढ़े थे ना, वो ये वाला पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। लिमिटेशन किसकी लिमिटेशन? डॉब डायरेक्ट के ट्राइड प्रिंसिपल की लिमिटेशन। अगर आप बोर्ड क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो समझ लो, पहले पूरा वीडियो देख के समझ लो। पहले पूरा वीडियो देख के समझ लो। नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, लिंक आपको दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो, देन आपको वहां से नोट कर लो। लेकिन नोट जरूर करो, नोट करोगे तो याद होगा। क्योंकि वीडियो में बार बार कहता हूं बहुत सारे हैं, वीडियो मायने नहीं करता। मायने करता है कि हम उन चीजों से लिख के याद कितना जल्दी करते हैं। ठीक है, तो केवल वीडियो पे डिपेंड मत रहो, वीडियो से नोट डाउन करो, लिखो और फिर उसे याद करो। तो फिर देखना कमाल, आपको आधी चीज लिखते लिखते याद हो जाएगी, तब आपको लगेगा हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं। अच्छा चलिए, लिमिटेशन क्या थी? ओनली 3 ट्राइड, उन्होंने केवल 3 ट्राइड अरेंज किए थे, रिकॉर्गनाइज किए थे फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम। उस समय 30 एलिमेंट थे जो पता थे वैज्ञानिकों को, 30 एलिमेंट। और अरेंज कितने करे? 9 एलिमेंट अरेंज करे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका याद करने का एक शॉर्टकट भी है, ऐसे याद करते हैं, नीलाक, कसरबा, कलबड़ी। हम इसको ऐसे याद करते थे अपने टाइम में। देखो, लीनाक इसे बोलते हैं, लीनाक इसे बोलते हैं, कसरबा इसे बोलते हैं, कलबड़ी। लीनाक, कसरबा, कलबड़ी हम अपने टाइम में ऐसे याद करते थे। आपको याद करने की जरूरत है कंपार्टमेंट में। आप बस इतना याद करना कि 30 एलिमेंट थे, अरेंज इन्होंने 9 करे, तो ये जो था वो चीज गलत था, सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं किए। यहां पर आपके 3 पॉइंट खत्म होते हैं बेटा। कौन कौन से 3 पॉइंट आपने याद करे? मैं बार बार रिवाइज भी कराऊंगा। एलिमेंट 118 है। डॉबेन का ट्राइड प्रिंसिपल क्या कहता है कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के इक्वल होगा। उसके बाद आपने पढ़ा इसकी लिमिटेशन, इन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं करे। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको क्या याद रखना? पॉइंट नंबर 4 पे आता है बेटा। पॉइंट नंबर 4 आपको याद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड कौन थे? ये वैज्ञानिक का नाम है, न्यूलैंड। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इवन ये भी 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ देते। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किन्होंने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया। न्यूलैंड्स ने कौन सा लॉ दिया? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। समझ लो बात को। ये जो आप हेडिंग डाल लो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। तो ये हेडिंग हो गई, ये आपने हेडिंग डाल दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये पॉइंट नंबर 4 आप लिखोगे, हेडिंग आपको डालोगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आंसर इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि अगर आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बेटा, पहले मैं लिख देता हूं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मान लो आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर आप एटम को उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे ना, अगर एटम को उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। जिस प्रकार हम गाना गाते हैं ना, एक आपने सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सुना होगा आपने, देखो जरा ध्यान से। पहला और 8वां सेम है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फर्स्ट और 8 सेम हुआ ना, फर्स्ट और 8 सेम है। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार संगीत के अंदर पहला और 8वां स्वर सेम होता है, उसी प्रकार मेरे टेबल में, मेरे मतलब न्यूलैंड के टेबल में, मैं थोड़ी हूं, न्यूलैंड के टेबल में पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। इसलिए इन्होंने नाम क्या दे दिया? इसलिए इन्होंने नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8, बोलते हैं ना ऑक्टोपस, क्यों? क्योंकि 8 पैर है, तो ऑक्टेव का मतलब 8 है। इससे आपको याद भी रहेगा, ऑक्टेव मतलब 8। तो इन्होंने कहा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहा था कि पहले का और 8वें की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। कब? जब हम एटम्स को उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो आपको आंसर क्या लिखना है? ये तो समझने के लिए था। आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में? आंसर आप ये लिखोगे, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यही मैंने बोला था। पहले न्यूलैंड ने क्या करा? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करा, एंड फाउंड दैट, और उन्होंने देखा द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट, जो एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट।
इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एर्थ एलिमेंट। ये आपका आंसर है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का आंसर यहां से यहां तक है। क्या आंसर है सर जी? कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है और जो एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सेम है, ये कहता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद आप एक एग्जांपल दे दो, इसके बाद एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल क्या दोगे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिथियम। द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम, प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वे आर फाउंड टू बी द सेम। जो लिथियम और सोडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम, जो लिथियम है और जो सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी। आप देख लो एक दूसरे का 8वें नंबर पे, मैं दिखा देता हूं आपको। लिथियम एंड सोडियम पे ध्यान दो, लिथियम एंड सोडियम काउंट करो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 8। तो देखो 1 और 8, लिथियम और सोडियम इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपस में मैच करती है। लिथियम एंड सोडियम इनकी प्रॉपर्टी आपस में बहुत ज्यादा मैच करती है। तो फर्स्ट एंड एर्थ के एलिमेंट सेम है ना, यही तो बात इन्होंने बोली थी। कितना सिंपल है साइंस। हम लोगों ने इसे हार्ड बना रखा है। हार्ड इसलिए बना रखा है क्योंकि हम उस चीज को लिखते नहीं है कॉपी में, नहीं लिखोगे तो हार्ड बनेगा। कि फर्स्ट एंड एर्थ की एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, यही बात उन्होंने बोली थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया बेटा? चलिए, अगर आपको पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया तो मैं पॉइंट नंबर 5 पे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 5 आपको करना है लिमिटेशंस। पॉइंट नंबर 5 पे आ चुके हैं बेटा, लिमिटेशंस। किसकी लिमिटेशन? तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन। पॉइंट नंबर 5 पे आ चुका हूं बेटा। पॉइंट नंबर 5 हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशंस, हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने दिया था, इसकी कमियां पर है। ये कमियां क्या थी? तो 3 कमी तो मैं आपको बता सकता हूं। पहली, इनका नियम जो था वो एक्चुअल में कैल्शियम तक लागू हुआ। सी मतलब कैल्शियम। इनका जो नियम था वो एक्चुअल में सही जो था वो केवल कैल्शियम तक था, उसके बाद गलत था। ये बात के साइंटिस्टों ने बताया कि आपका नियम गलत है। इनका नियम केवल कैल्शियम तक लागू था एक्चुअल में, सही मात्रा में। दूसरा, इन्होंने क्या करा? कभी कभार सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। कभी कभार एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया और जिनकी आपस में प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। एक ही स्लॉट में एक ही जगह पर 2 एलिमेंट को रख दिया और इनकी आपस में प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। 2 कमी हो गई ना, 2 कमी हो गई। ठीक है। तीसरी कमी, थर्ड कमी, इनके टेबल में जो न्यू एलिमेंट थे, जब बाद में न्यू एलिमेंट की खोज हुई, उनको रखा नहीं जा सकता था। क्यों नहीं रखा जा सकता था? क्योंकि कुछ ऐसे न्यू एलिमेंट की खोज हुई जिनकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच ही नहीं करती थी। इन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट और एर्थ सेम होगा। अब जब नए एलिमेंट की खोज हुई, वो पहले वाले किसी से मैच ही नहीं करते थे, तो 8वें नंबर पर किसका ढूंढोगे? तो 3 मेन कमी है। ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। किसकी लिमिटेशन है? लॉ ऑफ ऑक्टेव के। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव? लॉ ऑफ ऑक्टेव की कमियां बताओ। तो कमियां क्या बताओगे? कि इनका रूल जो था वो केवल कैल्शियम तक लागू था, पहले कमी। दूसरी कमी, इन्होंने 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया जिसकी आपस में प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। तीसरा, इन्होंने जो न्यू एलिमेंट थे, इनके टेबल में रखा नहीं जा सकता था। क्लियर हो गया? ये हमारा कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 5 था। समझ में आ गया बेटा? जल्दी से नोट करो, पॉइंट नंबर 5। अब ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब हमें एक्चुअल में याद क्या करना है? एग्जाम में क्या याद करना है? तो इसी चीज को हमें ये याद करना है, वो चीज समझने के लिए था। ठीक है, बना के लिख सकते हैं। आपको आंसर ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आंसर? देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। यही बात कहना पहला, इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये नियम केवल कैल्शियम तक लागू हुआ था, यही मैंने पहला बताया था। दूसरा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट, जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए उनकी जो प्रॉपर्टी थी, डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट ही नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं फिट हो रहे थे? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी, नए एलिमेंट थे, नए खोज हुई, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट ही नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उसका एर्थ था ही नहीं हमारे पास। तो दो कमी बिल्कुल सेम, यही बताई थी मैंने आपको कि भाई कैल्शियम तक लागू हुआ, नए एलिमेंट को इनके टेबल में रखा नहीं जा सकता था। तीसरी कमी क्या बताई थी? टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, अपने टेबल में एलिमेंट को जबरदस्ती फिट करने के लिए न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट टुगेदर। उन्होंने क्या करा? 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया इन 1 स्लॉट, यही समझाया था। एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को रख दिया। एंड दैट 2 इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट, जो कि अनलाइक थे, वो आपस में मैच ही नहीं करते थे। उन दोनों एलिमेंट को, डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले 2 एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रख दिया किसी तरह से अपने टेबल को पूरा करने के लिए, लागू करने के लिए। ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे। पहले मैंने आपको अलग से समझाया। देखो, पहले मैंने आपको समझाया, ये समझने के लिए अच्छा लगता है कि इनका नियम कैल्शियम तक लागू हुआ, इन्होंने 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में रखा जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, और जो न्यू एलिमेंट थे वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठता था। समझने के लिए आपको समझना है, ये चीज समझने के लिए है। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछा जाए एग्जाम में क्या लिखना है, तो ये लिखना है। ये लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। मार्क्स इसलिए आपको नहीं मिलते क्योंकि आप उस चीज को बना के लिखते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे।
लैंग्वेज ये होना चाहिए आपका। क्लियर हो गया? चलिए, ये था आपका पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पॉइंट नंबर 6 पे आ चुके हैं बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव कौन है? तो न्यू साइंटिस्ट है, ये अगला साइंटिस्ट हो गया। इन्होंने जो रूल दिया था उसका नाम रखा पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो अपना लॉ दिया था, नियम दिया था, उसका नाम था पीरियोडिक टेबल। भाई जैसे डॉबिनेट का ट्राइड प्रिंसिपल, मेंडलीव का, ऐसे मेंडलीव का आपको याद रखना पड़ेगा। मेंडलीव का क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो मेंडलीव ने दिया। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। पॉइंट नंबर 6 आपको लिखना है बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहता है when एलिमेंट्स आर अरेंज, फिर से वही when एलिमेंट्स आर अरेंज, यानी एलिमेंट्स को फिर से हमें अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा? मास के अकॉर्डिंग, कम मास, ज्यादा मास, ज्यादा मास, ज्यादा मास। तो जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बिल्कुल वही चीज तीनों साइंटिस्ट अब तक वही कह रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ये बात। तीनों साइंटिस्ट ने अब तक यही बोला है कि जब एलिमेंट को हम उनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो क्या होता है? द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, जो एक ही टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही रीजन में आ जाते हैं, वो एक ही इंटरवल में आ जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, आर पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? अपने एटॉमिक मास का। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक मास का। यानी किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होता है उसको एटॉमिक मास बताता है। किसी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी ये उसका एटॉमिक मास बताता है, ऐसा इनका कहना था मेनली पीरियोडिक टेबल में। मेनली पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या करा? पहले एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। फिर इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। ये आपका पॉइंट नंबर कौन सा था? पॉइंट नंबर 6 हो गया, मेंडली पीरियोडिक टेबल। से मेंडली पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। पॉइंट नंबर 6 आपको आंसर ये लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि इनके अचीवमेंट कौन कौन सी थी, इनके अचीवमेंट कौन कौन सी थी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं बेटा, ये रहा पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 आ गया ना, पॉइंट नंबर 6 था अब तक, अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 7 कहता है अचीवमेंट, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट क्या थी, क्या खासियत थी। तो हेडिंग क्या डालोगे आपको? हेडिंग आपको डालना है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स का मतलब है अचीवमेंट, ये आपको हेडिंग डालना 7वां कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सबसे ज्यादा फेमस था, तभी आपके चैप्टर का नाम भी पीरियोडिक पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। आप चैप्टर का नाम पढ़ो पीरियोडिक टेबल, वो इन्हीं के नाम पर लिया गया एक्चुअल में। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो उसके कुछ अचीवमेंट है जो बाकी साइंटिस्टों से इसको अलग करती है। क्या क्या अचीवमेंट थे आपसे एग्जाम में पूछेगा, और आपको जानकर खुशी होगी अभी प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया था। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ था आपसे पहले ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा कंपार्टमेंट में, मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन अगर आपने ये सारे पॉइंट याद कर लिए तो गारंटी आपको भी कंफ्यूज नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली पास हो जाओगे और ना मार्क्स में अच्छे आएंगे। केवल पॉइंट पे फोकस करो लेकिन लिखते जाओ कॉपी में। तो पहली अचीवमेंट क्या थी? सम गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने क्या करा? इन्होंने गैप छोड़े, सम गैप्स वेयर लेफ्ट, इन्होंने गैप छोड़ दिए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। इन्हें पता था कि भविष्य में नए एलिमेंट की खोज होगी, भविष्य में नए एलिमेंट की खोज होगी, इन्हें पता था, इन्होंने उसके लिए गैप छोड़ दिए। अब कहोगे सर गैप, गैप छोड़ने में क्या है, पूरा पेज छोड़ दो गैप छूट गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। गैप छोड़ने का मतलब है कि आज मेरे पास ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट मुझे पता है, तो मैं भविष्यवाणी करूंगा किसी तरीके से कि ए और बी के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं भविष्य में, उतने गैप छोड़ना, दो एलिमेंट के बीच में गैप छोड़ना, उसे कहते हैं गैप छोड़ना। गैप छोड़ने को तो क्या पूरा पेज छोड़ दो, है पूरा टेबल छोड़ दो, क्या हो गया, गैप छूट गया? ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या करा? सम गैप, इन्होंने गैप छोड़ दिए कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट की खोज होगी कि अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में होगी। आपको पता है वो इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। जो इन्होंने बोले कि इनके बीच में एलिमेंट आएगा, भविष्य में वो एलिमेंट मिले हमें, इसलिए अचीवमेंट पढ़ रहे हो आप। इसके कितनी बड़ी बात है कि एक साइंटिस्ट कह के जा रहा है कि मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन भविष्य में एलिमेंट मिलेंगे, और मिला। ठीक है, चलिए आगे।
प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। इन्होंने ये तक प्रिडिक्ट कर लिया। प्रिडिक्ट मतलब क्या, भविष्यवाणी कर ली कि जो भविष्य में एलिमेंट मिलेंगे ना उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये तक बता दिया। प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का मतलब कि भविष्य में जो एलिमेंट खोज होगी ना उसकी प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी कर ली कि इस टाइप के एलिमेंट होगा, जो भविष्य में एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी की प्रिडिक्शन कर ली कि इस टाइप के एलिमेंट हो सकता है भविष्य में। ये दूसरी अचीवमेंट थी। बताओ ऐसा कोई होगा? अब ये साइंटिस्ट कम लग रहे हैं लेकिन भविष्यवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर लग रहे हैं। तो साइंटिस्ट का काम यही है कि भविष्य के बारे में आपको बता देना बहुत कुछ ऐसा होगा। इन्होंने प्रिडिक्शन की थी और वो सही साबित हुई, तभी तो अचीवमेंट पढ़ रहे हो आप इनकी, तभी तो अलग है बाकियों से। आगे, एकोमोडेट नोबल गैसेस। अच्छा, जब ये टेबल बना रहे थे तब नोबल गैसेस मौजूद नहीं था। नोबल गैस क्या होता है? ऐसे गैस जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल होता है। जैसे आर्गन आपने नाम सुना होगा, नियोन आपने नाम सुना होगा। चलो फॉरवर्ड, डेफिनेशन छोड़ो नोबल गैस की, बस एग्जांपल याद रखो। आर्गन, नियोन, ये नोबल गैस होती है जिनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल होता है। हीलियम। सो इन्होंने नोबल गैस, इन्हें पता था कि भविष्य में नोबल गैस मिलेंगे, इसके लिए अलग से टेबल छोड़ रखा था, अलग से जगह छोड़ दी इन्होंने, और बाद में पता है आपको नोबल गैस मिले। मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब नोबल गैस की खोज हो जाए, मैं मर जाऊं, तो नोबल गैस को रख दियो इस वाले टेबल में विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। कि मैं जो टेबल बना के जा रहा हूं उसके अंदर इन्होंने जीरो ग्रुप नाम का एक अलग से कॉलम छोड़ दिया कि बाद में नोबल गैस की खोज हो तो इसमें पुट कर देना, मैं रहूं ना रहूं। तो ये इनकी अचीवमेंट थी। किनकी अचीवमेंट थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट थी। ये पॉइंट नंबर आपने 7 पढ़ा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट थी। तो ये 7 अचीवमेंट आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट करो। पॉइंट नंबर 8 पे आता हूं मैं। देखिए बेटा, अचीवमेंट जानने के बाद अब हम जानना चाहते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या थी। द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। आपने अचीवमेंट जान ली कि भाई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अच्छाई थी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 8, और पॉइंट नंबर 8 आप हेडिंग डालोगे बेटा, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये सब चीजें आती है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी लिमिटेशन है, कमियां क्या क्या थी उसके अंदर। तो पहला ड्रॉबैक जो बताया जाता है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। सबसे पहली कमी है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। होता क्या बेटा आइसोटॉप, पहले समझाता हूं। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, पहले समझो आइसोटॉप होता क्या है। शायद आप में से कुछ बच्चों को याद होगा, जब आप 9th में थे तो आपने इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पढ़े होते। आइसोटॉप क्या होता है? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर, जो ऊपर के नंबर होते हैं मास नंबर डिफरेंट होता है। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसे आइसोटॉप बोलते हैं। तो समस्या क्या थी बेटा, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय आइसोटॉप के बारे में इतना ज्यादा रिसर्च नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो उनके टेबल के अंदर आइसोटॉप को रखा नहीं जा सका। ये पहली कमी थी, फर्स्ट ड्रॉबैक था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप है, आइसोटॉप के लिए जो जगह थी, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि भविष्य में जब आइसोटॉप की खोज हुई तो उसको कहां रखेंगे हम। ये पहली कमी थी बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। दूसरी कमी हाइड्रोजन के बारे में है। नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सही एक फिक्स प्लेस नहीं डिसाइड हुआ हाइड्रोजन का। इसलिए अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे तो हाइड्रोजन के लिए अलग से एक कॉलम के अंदर, एक रॉ के अंदर केवल हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैसे भी 3 आइसोटॉप होते हैं। तो हाइड्रोजन का एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड नहीं कर पाए। मेंडलीव जो थे वो हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए। तो ये उनके टेबल की दूसरी कमी थी। और थर्ड क्या लिखोगे, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस थे उनका रॉन्ग ऑर्डर करा। रॉन्ग ऑर्डर का मतलब क्या है? रॉन्ग ऑर्डर का मतलब था कि उन्होंने ज्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रखा। ऐसा इसलिए करा ताकि एक ही कॉलम में जितने भी एटम आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए करा। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उन्हें 3 से 4 बार क्या करना पड़ा, ज्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले रखना पड़ा और कम मास वाले को बाद में रखना पड़ा। तो ये गलत हो गया ना। उन्होंने क्या कहा था कि मैं मेंडलीव एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, लेकिन 3 से 4 बार तो उन्होंने ऐसा नहीं करा। ज्यादा बार मास वाले को पहले रखा, कम मास वाले को बाद में रखा।
तो ये तीसरा ड्रॉबैक था। तो आपको याद रखना बेटा कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक्स, कमियां क्या थी, तो 3 कमी जो आपको याद रखना है। फर्स्ट, इनके टेबल में आइसोटोप की पोजीशन थी, वो एक्सप्लेन नहीं की गई कि आइसोटोप को कहां रखना है। दूसरा, हाइड्रोजन का एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड नहीं हुआ। एंड थर्ड, कभी कभार इन्होंने रॉन्ग ऑर्डर रखा, ज्यादा मास वाले को पहले रखा और कम मास वाले को बाद में रखा। तो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कि ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो सेम हो जाए, बट ऐसा करने के चक्कर में उनको मास को पलटना पड़ा। तीसरी कमी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा होगा बच्चों? ये पॉइंट नंबर हमारा 8 होगा। पॉइंट नंबर 9 हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये देखो हाइड्रोजन अलग है, केवल हाइड्रोजन आपको अलग दिखेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ी सी कमी यही है, तो ये आप हाई लेवल में पढ़ोगे। चलिए पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? आपको याद है आपने स्टार्टिंग से कहां से स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग हमने किया था डॉबेराइनर से, जिन्होंने ट्राइड प्रिंसिपल दिया था 3/3 का मैजिक स्क्वायर वाला। उसके बाद आई न्यूलैंड्स, थोड़ा सा टेबल उनका बड़ा हुआ, 56 एलिमेंट अरेंज किए उन्होंने, 56। इन्होंने लॉ ऑक्टेव दिया था 8 वाला, पहला और 8वां की प्रॉपर्टी सेम होती है। देन 63 एलिमेंट को अरेंज किया मेंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। सबसे जो अच्छा एक्यूरेट आज के टाइम में टेबल माना जाता है वो माना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया गया है। बाकी सभी टेबल जो है वो एटॉमिक मास के बेस पे बनाया गया था। यह अकेला ऐसा टेबल है जिसमें एटॉमिक नंबर को फॉलो किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल क्या है, तो आप आंसर क्या देखोगे? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ यह कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। बाकी साइंटिस्ट क्या कह रहे थे? डॉबेराइनर भाई ने क्या कहा था कि एटॉमिक मास को कंसीडर करो। न्यूलैंड भाई ने क्या कहा? एटॉमिक मास को कंसीडर करो। और मेंडलीव भाई ने भी क्या कहा कि आप एटॉमिक मास को कंसीडर करो। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने क्या कहा कि आप एटॉमिक नंबर को कंसीडर करो। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पॉइंट नंबर 9 आप हेडिंग डालोगे, आंसर क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ यह कहती है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, की एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है आर द पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। अब कहोगे सर जी एटॉमिक नंबर लेने से क्या फायदा? एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है बेटा। मास जो होता है पॉइंट में आता है, एटॉमिक मास पॉइंट में आता है। आज मान लो किसी का मास है 2.02 और किसी का मास है 2.04, तो इनके बीच में लाखों आ सकते हैं, पॉइंट में तो कितने भी आ सकते हैं, करोड़ों नंबर आ सकते हैं इनके बीच में। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इनके बीच में पता नहीं भविष्य में कितने एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन नंबर कभी डेसिमल में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऐसा होता है कि 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो हमें पता लग गया कि भविष्य में जरूर 4 वाला तो हमें मिलेगा, 4 वाला हम ढूंढेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देंगे। कितना बड़ा फर्क था एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में बाद में पता लगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यह कहता है कि अगर आपको टेबल बनाना है, आपको एलिमेंट को अरेंज करना है, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करो, आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आता। वैसे भी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग देखो पॉइंट की मल्टीप्लाई डिवाइड देकर थोड़ा सा घबरा जाते हो, लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हो। बिल्कुल यही चीज है, एटॉमिक नंबर पे फोकस हुआ। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन डेफिनेशन वगैरह कम आती है, ये प्रिंसिपल वगैरह कम आते हैं एग्जाम में। आजकल क्या आ रहा है, तो मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 10 पे। मैंने आपसे कहा था ना मैं ज्यादा पॉइंट नहीं कराऊंगा, लेकिन जो पॉइंट कराऊंगा आंख बंद करके प्लीज उसे याद कर लेना। पॉइंट नंबर आता है बेटा 10। पॉइंट नंबर 10 आपको याद करनी है वैलेंसी। पॉइंट नंबर 10 क्या याद करनी है बेटा? वैलेंसी। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पहला फीचर्स होता है वैलेंसी।
तो आपको क्या लगता है एग्जाम में केवल ये लिखा आएगा वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? नहीं, मैं सिर्फ हेडिंग डालो वैलेंसी। वैलेंसी से संबंधित दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए 10th के स्टैंडर्ड पे, तो बच्चों हमें 3 चीज लिखनी होती है। सबसे पहला कि वैलेंसी का मतलब क्या है, तो वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐसे बांटते हैं 2 8 1, तो लास्ट में क्या है 1, तो इसे बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो एक तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंसी का एक और मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग, किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कितनी कैपेसिटी है, जुड़ने की कितनी कैपेसिटी है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, आप ये भी लिख सकते हो, या कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग होती है, जुड़ने की जो पावर होती है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। एक तो ये आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज आपको याद रखना बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं, तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वैलेंसी 1 2 3 4 होती है, पहले 1 से लेकर 4 तक होती है और फिर वापस घटने लगती है 3 2 1 0। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक होती है, फिर 4 के बाद 0 हो जाती है। आप कहोगे सर जी ये याद करना है, क्या बात कर रहे हो, ये याद करना है? हाँ, याद यही करना है, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो आपके कहेगा कि भाई ये देख मेरे पास ना ये टेबल है, ये ना मेरे पास क्या आ गया भैया हट जाओ, मेरे पे एक टेबल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो बताओ बाकी की वैलेंसी क्या है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, 3 से पहले आएगा 2, देखो 3 से पहले 2 है ना, यहां 3 से पहले 2 है, यहां 4 आपको ये भी गिवन था, चलो मान लिया कि 3 और 4 है तो बाकी की वैलेंसी निकालो, तो ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 2 होगा, 4 के बाद वापस 3 आएगा, वापस 2 आएगा, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0। तो आपको याद रखना है बच्चों, जब बाएं से दाएं जाते हैं, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो वैलेंसी 1 से 4 होती है, फिर वापस 0 हो जाती है। और तीसरी, पहले तो डेफिनेशन बताया कि वैलेंसी होता क्या है, दूसरा मैंने बताया लेफ्ट से राइट वाली कहानी, ये याद रखना है। इस पे अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो समझ के जाना है, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट, ऊपर से नीचे क्या होता है, तो ऊपर से नीचे वैलेंसी सेम रहती है, ऊपर से नीचे वैलेंसी सेम रहती है। मैंने बोला इसकी वैलेंसी 1 है, एक कॉलम है और इनकी वैलेंसी 1 है, तो सबकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 2 है तो इन सबकी वैलेंसी 2 होगी, अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो इन सब की वैलेंसी 3 होगी। ऊपर से नीचे वैलेंसी सेम रहती है, क्या आपको याद रहेगा बेटा, ऊपर से नीचे वैलेंसी सेम रहती है, कोई चेंज नहीं है, जो एक बार आ गया वही पूरे कॉलम में आएगा। तो जिसने ये 3 बातें याद कर ली, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे कचौड़ी, मेरे समोसे, जिसने ये 3 बात याद कर ली उसका काम बन गया और एग्जाम में उसकी बल्ले बल्ले हो गई। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। नहीं सर जी अच्छा नहीं लगा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट द्वारा कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है। दूसरा पॉइंट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होती है वैलेंसी, 1 से 4 तक जाती है, फिर 0 हो जाती है। जब हम अप से डाउन आते हैं तो क्या होती है वैलेंसी, सेम रहती है। देखिए अब मैं आपको आंसर आप बताता हूं, याद क्या, ये समझने के लिए था, ये जो मैंने करा ये समझने के लिए था, यहां बुद्धि में बिठाने के लिए, बट याद क्या करना है, याद ये करना है। देखिए आंसर, वैलेंसी हेडिंग डाल दोगे, फर्स्ट पॉइंट, यहां मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 1, आंसर क्या लिखोगे, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर, आ गया, इट इज अ कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी इफ एन एलिमेंट विद अदर एटम, कि एक एलिमेंट दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़े, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, व्हेन इट फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, ताकि वो केमिकल कंपाउंड बना सके। तो एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मैंने आपको बोला था ये बात। तो फर्स्ट पॉइंट, आपने वैलेंसी की डेफिनेशन दी पहले। सेकंड पॉइंट, आइए मेरे एक एक चीज आप देखोगे, कहोगे मजा आ गया सर जी, समझो।
ऑन मूविंग, ये पॉइंट 2 आपको याद करना है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, ईच पीरियड द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है? तो फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है, एंड देन डिक्रीज टू 0, और बाद में 0 हो जाती है। मैंने भी तो यही बोला था, मैंने भी तो आपको यही बोला था कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंसी 1 से 4 तक जाती है, फिर वापस 0 पहुंच जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हालांकि एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा टेबल एग्जाम में बना हुआ आता है और आपको टेबल भरने के लिए बोलेगा, तो वैलेंसी पे फोकस करो। 1 2 3 4, देखो ना, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 1 2 3 4, वापस देखो 3 2 1 और 0। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंसी 1 से 4 तक जाती है, 4 से 0 हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 मैंने भी यही बोला था। पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या कहा था? अप से डाउन वैलेंसी सेम रहती है। देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 वैलेंसी का तीसरा पॉइंट, वैलेंसी रिमेन द सेम, वैलेंसी सेम रहती है डाउन इन अ ग्रुप, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी सेम रहते हैं। ये 3 पॉइंट वैलेंसी के बारे में कुछ भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन हो, जिसने ये 3 पॉइंट याद कर लिया उसका मजा आ गया। वैलेंसी यहां खत्म होती है। पॉइंट नंबर 10 के आपको 3 पॉइंट याद करने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नाउ अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 10 था, अब हम पढ़ेंगे बेटा पॉइंट नंबर 11, एटॉमिक साइज। वापस सर जी एटॉमिक साइज का मतलब क्या है? आपका साइज क्या है? शर्ट लेने जाते हो, पैंट लेने जाते हो तो साइज एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल मापते हो ना, स्मॉल, मीडियम, फिट है, बोलते हो ना। आपका भी तो अपना एक साइज है, ऐसे एटम का भी अपना साइज होता है। जैसे आपका अपना अलग अलग साइज है लोगों का, एटम का भी अलग अलग साइज है। कोई बड़ा है, कोई छोटा, कोई ट्रिपल एक्सएल है, कोई डबल एक्सएल है, कोई सिंगल है, कोई स्मॉल है ना। आजकल तो डायपर के भी साइज आ रहे हैं भाई, समझिए इस बात को। एटॉमिक साइज का ये पॉइंट नंबर 11 पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। तो साइज का सिंपल मतलब क्या होगा? साधारण मतलब क्या होगा कि परमाणु कितना बड़ा है, कितना छोटा है। भाई एटम हो सकता है उसका साइज छोटा हो या एटम हो सकता है उसका बड़ा हो। तो एटॉमिक साइज का मतलब है एटम का रेडियस, एटम का रेडियस, किसी भी एटम का जो रेडियस होगा, ये जो एटम का रेडियस होता है उसे एटॉमिक साइज कहते हैं। सबसे पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या है। तो एटम का रेडियस, एटम का जो रेडियस होता है वो उसका एटॉमिक साइज कहलाता है। जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज बड़ा, जिसका रेडियस छोटा उसका साइज छोटा। दूसरा जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर जी एटॉम बड़ा होगा या छोटा होगा? सुनिए, जब बच्चों लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप डायग्राम देखकर आंसर दे सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। समझ में आया? जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज कम होता जाता है, एटॉमिक साइज घटता चला जाता है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, कम होता चला जाता है। याद कर लोगे? फिर पूछेगा क्यों भाई कम हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, रीजन दो। तो मैं आपको रीजन भी देने वाला हूं, न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका साइज कम होता जाता है। अभी रीजन मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? पहले ये चीज याद कर लो। तीसरा पॉइंट, जब अप से डाउन आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो मैं नहीं बताऊंगा बेटा, इसका आंसर आप दोगे। मैं तो सिर्फ आपके लिए डायग्राम बना देता हूं, आप मुझे इसका आंसर दे देना कि जब अप से डाउन आएंगे तो एटम का साइज क्या होगा। क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज अपने आप बड़ा होगा, रेडियस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, रेडियस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जैसे नीचे आते हैं ना तो न्यू सेल ऐड होते हैं, नीचे जैसे जैसे आते हैं तो नए नए सेल ऐड होते जाएंगे। तो जैसे नए नए सेल ऐड होंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। 3 पॉइंट एटॉमिक साइज के बारे में याद रखना है। पहला, सर जी एटम साइज होता क्या है? तो उसका रेडियस होता है।
सर जी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटम साइज डिक्रीज होगा। सर जी अप से डाउन आएंगे तो एटम साइज क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। हम यही याद करके चले जाते हैं और गलती क्या करते हैं, हम रीजन याद करके नहीं जाते। ये इंक्रीज हो रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, ये भूल जाते हैं। बस ये याद आता है ये डायग्राम, आहा सर जी ने ऊपर से नीचे ना डायग्राम बढ़ा था, इंक्रीज याद रहता है, क्यों ये भूल गए सर जी। बच्चे हैं सर जी, छोटे मोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है सर जी, आई एम सॉरी सर। याद करो बेटा, लिख के याद करो, एक एक चीज को दो दो बार लिखो, याद करना जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, और लिख के याद होगा, लिखो जल्दी से। तो 3 बातें लिख ली बेटा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आपको आंसर में लिखना है। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आता हूं बच्चे, मेरा पहला पॉइंट आपके सामने है, देखिए पॉइंट नंबर 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम, यही मैंने बोला था। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, रेडियस, किसी एटम का रेडियस, बस इतना याद रखना है, हो गया डेफिनेशन खत्म। एटॉमिक साइज का मतलब रेडियस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, साइंस है, कम लिखो सही लिखो, कहानी नहीं चाहिए। आप जो बना आप कंपार्टमेंट क्यों आए, क्योंकि आपने आंसर बना के लिखा, बना के नहीं लिखना था। जो लिखा है कम लिखो लेकिन सही लिखो। दूसरा पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं बेटा, ध्यान से देखना, और वही चीज एज इट इज जो मैंने आपको पढ़ाया है। एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, यही मैंने आपसे कहा था, कम होता है। फिर आपसे पूछेगा क्यों, इन ए पीरियड, क्यों भाई क्यों ऐसा होता है, बिकॉज, तो रीजन दोगे, यहां से रीजन शुरू है। हम लोग ये तो याद कर लेते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा ये भूल गए, बिकॉज, क्योंकि ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास उसे खींच लिया जाता है, जिसके कारण उसका साइज छोटा हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 2 आपको याद हुआ बेटा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है सर जी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। देखिए लेफ्ट से राइट आपको याद नहीं करना ये टेबल, पता लगे टेबल याद करो, रात के 3 बज गए 4 बज गए और ये टेबल याद करो कि सोडियम 186, मैग्नीशियम 160, एल्युमिनियम 143, सुबह हुई भूल गए, फिर दोबारा शुरू हो गए। नहीं, ये याद नहीं करना बेटा, सोना चंदा ये याद नहीं करना आपको। ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है। 186 था, 160 हुआ, कम हुआ ना। इतनी गिनती तो हमें आती है सर जी, बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं, ये तो सर जी मम्मी ने सिखाया मारपीट के। क्या हुआ, 143, 118, 118, क्या हुआ आप देखो साइज इसका डिक्रीज होता जा रहा है। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया ऊपर, तो आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, अप से डाउन। देखिए मैंने आपसे अभी भी क्या सिखाया था, अप से डाउन। अप से डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगा। आंसर देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कब, एज वी मूव डाउन, जब हम नीचे की ओर आएंगे। क्यों, बिकॉज न्यू शेल, क्योंकि न्यू शेल बीइंग एडेड, नया सेल ऐड होने लगता है, जिसके कारण उसका जो डिस्टेंस है रेडियस का वो न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है और इसके कारण जो साइज है वो बढ़ता जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 एज इट इज वही है कि जब हम अप से डाउन जाएंगे, जब हम अप से डाउन जाएंगे तो एटम का जो साइज होगा जो बढ़ता जाएगा। देखिए आप ध्यान से, 152 था, 186 हो गया, 231 हो गया, 244 हो गया, 262 हो गया, 270 हो गया। तो ऊपर से जब नीचे आए तो एटम का साइज क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ये याद नहीं करना बेटा, याद नहीं करना, इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यूज किया इसे, ठीक है। 3 बातें याद हुई सर जी। 3 बातें कौन सी सर जी, मैं तो भूल गया, एक बार और बता दो सर जी प्लीज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का मतलब रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो एटॉमिक साइज होता है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट एटम साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर न्यूक्लियस के पास खींच लेता है, साइज कम होता जाएगा। ऊपर से नीचे क्या होता है, तो एटम का साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, न्यू सेल ऐड होने लगते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस और रेडियस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगर आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये था आपका पॉइंट नंबर 11। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। पॉइंट नंबर 12,
पॉइंट नंबर 12 लिखोगे बेटा मेटेलिक कैरेक्टर। हेडिंग क्या डालोगे? मेटेलिक कैरेक्टर कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर बताओ। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मेटेलिक कैरेक्टर पॉइंट नंबर 12 है हमारा, मेटेलिक कैरेक्टर पॉइंट नंबर 12 कि सर ये मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? हिंदी में बोलते बेटा धात्विक गुण। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, सर ये मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो आप, ये नहीं लिखना चाहो तो और लिख लो, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता। जैसे आप नंबर, आपके नंबर खोने की क्षमता बहुत ज्यादा है ना, नंबर खो देते हो क्योंकि बना के लिखते हो, तो ऐसे कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोने की जो क्षमता होती है वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कहलाता है। सबसे पहले डेफिनेशन फिर से वही बात कि आपसे पूछेगा भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो पहले बताओगे ना इसका मतलब मुझे पता है सर जी, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोने की जो क्षमता होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर होता है। कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को खोने की जो उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खो सकता है, वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्योंकि कैपेसिटी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगता है। और जब अप से डाउन आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्योंकि कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। डिक्रीज के लिए डिक्रीज लिखो, इंक्रीज के लिए इंक्रीज लिखो, हो गया आंसर। समझ में आया बेटा? समझ में आया कुछ? नहीं सर जी एक बार और समझा दो तो मजा आ जाएगा। ले बेटा एक और समझ ले, एक बार और समझ ले मेरे लाल, मेरे सोना, एक और समझ ले। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि हम इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी लूज कर सकता है, खो सकता है। जैसे आप नंबर खो देते हो वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर होता है। जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिर आपसे वही पूछेगा ना, क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। और जब हम अप से डाउन आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। पूछेगा क्यों भाई, तो लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज के लिए डिक्रीज, इंक्रीज के लिए इंक्रीज। समझ में आ गया? यही 3 पॉइंट देखो मैं यहां समझाऊंगा और आप सब कुछ भूल जाओगे। पहला पॉइंट पढ़ो, मेटेलिक कैरेक्टर मींस, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी किसी मेटल की कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, खोता है। ये पहली डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा एलिमेंट का, अभी बताया था मैंने, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो यही लिखा होगा, बिकॉज, क्योंकि, ये बिकॉज, क्योंकि, रीजन, द इफेक्टिव नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इट मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोने की जो क्षमता है वो डिक्रीज हो गई। तो क्या हुआ? डिक्रीज के लिए डिक्रीज के लिए डिक्रीज ही आता है, डिक्रीज के लिए डिक्रीज ही आता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट इंक्रीज आएगा तो इंक्रीज लिखूंगा। देखो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस जैसे हम ऊपर से वी गो डाउन इन अ ग्रुप, जब हम नीचे की ओर जाते हैं, ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज का मतलब क्या है? कि कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी, इसमें आप लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है।
तो अपसाइड डाउन आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गया। तो बच्चों फिर से हमने 3 पॉइंट ही याद करे, पहले डेफिनेशन याद करा, फिर लेफ्ट से राइट याद करा, फिर अपसाइड डाउन याद करा। और आपको जानकर बहुत 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 खुशी होगी कि हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, पॉइंट नंबर 13। ये 13 पॉइंट कर लो, प्रभु का नाम ले लो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो और पहुंच जाओ पेपर देने में। देखो क्या मजा आता है। ओहो हो, बड़ी बेहतरीन पेपर जाएगा बेटा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ली तो फिर हमारे होने का फायदा क्या। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा होता है। लास्ट टॉपिक कर रहे बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसी में कर दूं, इसी को अगर समझा पाऊं तो पॉइंट नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा होता है। क्या लिखा है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या आएगा? लूज का उल्टा गेन होता है। टू कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर लेने की क्षमता। पहले वाला केस था जब मैं 10th में था, मुझे साइंस से डर लगता था, मैं राजन सर के पास नहीं आया था। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मैं राजन सर के पास आया, मुझे साइंस समझ में आया, तो कैपेसिटी टू गेन नंबर लेने की, टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी बिल्कुल उल्टा है, वहां लूज था, यहां गेन आ जाएगा। तब इस ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट से राइट क्या होता था? डिक्रीज होता था। लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो जाता था, तो यहां क्या लिखोगे? डिक्रीज का उल्टा कर दो। बिल्कुल सब कुछ उल्टा है जी। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्यों? इसको भी इंक्रीज लिख दो, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज होगा, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां क्या लिखा है? अप से डाउन इंक्रीज होता था, अप से डाउन इंक्रीज होता था, तो इसमें क्या लिखेंगे? अगर इंक्रीज होता था तो अब हमारा आंसर आएगा कि डिक्रीज होगा, कि जब अप से डाउन आएंगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों? तो क्योंकि कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज के लिए कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज के लिए कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज 3 पॉइंट देखो आपके सामने हैं, आप समझिए। पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग। लिखाओ, पहले मैंने अंडरलाइन कर रखा है बेटा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी, ये होगी डेफिनेशन। दूसरा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है कब? जब हम पीरियड में जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसका मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। देखो इंक्रीज था तो इंक्रीज हो गया, यही तो मैं समझा रहा हूं। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज आएगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज आएगा। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता रहा हूं। और तीसरा पॉइंट लिखोगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कब? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। एज वी मूव डाउन, डाउन मतलब नीचे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा, तो आप देखना फिर से डिक्रीज ही आएगा इन ए ग्रुप। ड्यू टू, क्यों भाई? डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। थस इसलिए द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाता है। देखो आगे डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए डिक्रीज आता है, इंक्रीज के लिए इंक्रीज आता है। ये थे हमारे 13 पॉइंट। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। केवल 13 पॉइंट हमें याद करना है और कमाल देखना, जब पेपर में बैठोगे आपको याद आएगा तो प्रभु का नाम, ऊपर वाले का नाम लेना और एग्जाम मस्त बढ़िया करके ना याद करके जाना। और एक बात और, साइंस बना के मत लिखना भाई, जो है वही लिखना, कम लिखो सही लिखो। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपार्टमेंट के एग्जाम का आज चैप्टर 5 आपने करा है, आपको मजा आया होगा। मजा आए तो जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है बेटा, बाय बाय, सबको नमस्ते, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, चलिए बाय बेटा।